नमस्कार दोस्तों, आज सिंगापुर दुनिया के सबसे विकसित और अमीर देशों में से एक है। यहाँ का आर्किटेक्चर आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारतें हैं जिन्हें देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। सिंगापुर एक ऐसा देश है जहां हर छठवां नागरिक करोड़पति है। कहा जाता है कि सिंगापुर में रहने वाले लोग बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं। लेकिन सिंगापुर हमेशा से इतना खूबसूरत नहीं था। दिल्ली से भी आधे क्षेत्रफल वाले इस देश में कभी गरीबी, भूखमरी और झुग्गी झोपड़ियां ही नजर आती थी। बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, आज से करीब 35 साल पहले इस देश की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। भारत की तरह ही यह देश सदियों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। 1963 में सिंगापुर गुलामी से मुक्त हुआ और पहले से ही गरीब रहे सिंगापुर को अंग्रेज लूट कर चले गए। लेकिन आज अपनी आज़ादी के बाद अमीर देशों के मामले में सिंगापुर दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन ना तो यहाँ यूएई और सऊदी अरब की तरह तेल के कुएं हैं और ना ही अन्य प्राकृतिक खनिज भंडार हैं। तो फिर इन 35 सालों में सिंगापुर के लोगों ने क्या कमाल कर दिया कि सिंगापुर आज दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश बन गया? इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ ओमकार विजय यूट्यूब चैनल पर। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सिंगापुर से भारत का क्या नाता है। पुराने समय में भारत बहुत ही विशाल और समृद्ध देश था। भारत के राजाओं का शासन मलेशिया, कंबोडिया, बाली, थाईलैंड तक फैला हुआ था। लेकिन अगर आप वर्ल्ड मैप पर सिंगापुर को ढूंढें तो शायद ही आप ढूंढ पाएं। चलिए हम बताते हैं आपको। भारत के दक्षिण पूर्व में एक मलेशिया देश है जिसके नीचे एक छोटा सा आइलैंड है जो एरिया के हिसाब से दिल्ली से भी आधा है। उसको ही सिंगापुर देश के नाम से जानते हैं, जिसका क्षेत्रफल करीब 750 स्क्वायर किलोमीटर होगा। ऐतिहासिक मलय दस्तावेजों में बताया गया है कि कलिंग के राजा सुलन और दक्षिण भारत के राजा चुलन ने साथ मिलकर के चीन को जीतने का एक अभियान चलाया था। दोनों मलय राज्य के एक द्वीप तक पहुंचे जिसे स्थानीय भाषा में टेमासेक कहा जाता था। उसी समय चीन ने राजा सुलन और चुलन को रोकने के लिए उस आइलैंड पर अपना एक गुप्तचर भेजा था और उस गुप्तचर ने भारतीय राजाओं तक यह झूठ फैला दिया कि चीन यहाँ से बहुत दूर है। यह अफवाह सुनकर राजा सुलन और चुलन ने चीन को जीतने का प्लान कैंसिल कर दिया। राजा सुलन ने उसी द्वीप पर रहने वाली एक राजकुमारी से शादी कर ली और कुछ ही समय में वो वहीं सेटल हो गए। वहीं राजा चुलन अपनी सेना लेकर के वापस भारत लौट आए। इतिहासकार कहते हैं राजा चुलन और कोई नहीं बल्कि चोल राजा राजेंद्र चोल ही थे। सिंगापुर के बारे में यह भी कहा जाता है कि 1299 में जब राजा सुलन के वंशज राजकुमार संग नीला उतामा टामसेक द्वीप गए तो उन्होंने वहां पे एक शेर देखा और इससे उस द्वीप का नाम सिंगापुर रख दिया, जो आगे चल करके सिंगापुर के नाम से फेमस हुआ। सिंगापुर बनने की कहानी बाकी एशियाई देशों की तरह सिंगापुर भी ब्रिटेन की गुलामी की जंजीरों में बन चुका था। करीब 150 साल तक यहाँ हुकूमत चलाकर फिरंगियों ने 11 अप्रैल 1959 ईस्वी को सिंगापुर को आज़ाद कर दिया। यह पहला मौका था जब सिंगापुर को सेल्फ रूल करने का हक मिला था। ली कुआन यू सिंगापुर के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन अब तक अंग्रेज सिंगापुर को पूरी तरह से बर्बाद कर चुके थे। अब यहाँ सिर्फ गरीबी, भूखमरी और लाचारी रह गई थी। यहाँ की 80% आबादी सिर्फ झुग्गी झोपड़ियों में ही रहती थी। सिंगापुर एक छोटा सा आइलैंड था, इसीलिए सिंगापुर के पास अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए कोई ऑप्शन था ही नहीं। ना ही नेचुरल रिसोर्सेज थे और ना ही तेल के कुएं थे, ना ही बहुत ज़्यादा प्राकृतिक खनिज भंडार थे। प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू ने इसके लिए एक रास्ता निकाला और उन्होंने 1963 में सिंगापुर का मलेशिया में विलय करा दिया। उन्हें लगा कि मलेशिया से जुड़ने के बाद देश पटरी पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ मलय और चीनी प्रवासियों के बीच में काफ़ी तनाव बढ़ने लगा और अंत में 1965 में मलेशिया ने खुद ही सिंगापुर को अलग कर दिया। जब मलेशिया ने धोखा दिया तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर इंटरव्यू देते देते रो पड़े थे। उस वक्त देश की 70% आबादी गरीब थी और उस समय उनके पास इस गरीबी से निजात पाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने देश की जनता से अपील की, जैसे अपने घर को साफ रखो, अपने देश को साफ रखो, अच्छी अंग्रेजी बोलो। लेकिन जब देश की जनता नहीं मानी तो ये सारे के सारे नियम उन पर जबरन लागू कराए गए। एक समय ऐसा भी आया जब सिंगापुर में च्युइंगम थूकने पर 100 कोड़ों की सजा दी जाने लगी। चोरी, डकैती, हत्या या कोई भी मामूली क्राइम करने वालों को जेल में ठूसा जाने लगा।
सिंगापुर तानाशाह बनने लगा। जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता उसकी संपत्ति कुर्क कर ली जाती। जिसका डर था वही हुआ। प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू सिंगापुर के तानाशाह बन गए। लेकिन इसी तानाशाह ने सिंगापुर में उद्योगों को प्राथमिकता देनी शुरू की। आसान दरों से लोन दिए और लोग बाहर से आकर सिंगापुर में अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने लगे। 1966 में सरकार ने जमीन अधिग्रहण कानून पेश किया, जिससे जमीन खरीदकर नए सरकारी मकान बनवाए गए और सस्ती कीमतों पर लोगों को दिए गए। हर सरकारी कर्मचारी की 25% सैलरी को सरकारी सेविंग स्कीम में जमा किया जाना शुरू किया गया और इसी स्कीम से सिंगापुर के 80% लोगों को उनका अपना पक्का घर मिला और बैंकों में पैसे जमा मिले। लोगों ने सिंगापुर में इन्वेस्ट करना शुरू किया। चीन, हांगकांग, ताइवान ने सिंगापुर में खूब इन्वेस्ट किया। 10 साल के अंदर सिंगापुर में गरीबी और बेरोजगारी पूरी तरह से खत्म हो गई। यहाँ के सरकारी कर्मचारियों को इतनी सैलरी दी जाने लगी कि उन्हें भ्रष्टाचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सिंगापुर में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई और देश को सेकुलर बनाया गया। मलय, तमिल, मैड्रिन जैसी सभी भाषाओं को राजकीय भाषा की संज्ञा दी गई। 30 साल के अंदर सिंगापुर एक विकसित देश बन गया और यहाँ आज 54 लाख की आबादी वाले देश में 2.5 लाख से ज़्यादा करोड़पति रहते हैं। लेकिन भले ही देश में मनोरंजन की सभी चीज़ें हों, बड़ी बड़ी इमारतें हों, पैसा हो, धन दौलत हो, लेकिन अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी ना मिले, विरोध करने की इजाज़त ना मिले, संगठन बनाने, चुनाव लड़ने और अपनी आवाज़ उठाने की आज़ादी ना मिले, तो ये विकास किस काम का, ये डेवलपमेंट किस काम की। सिंगापुर बेशक एक बेहद आधुनिक देश है या बहुत ही विकसित देश है, बहुत ही अमीर देश है, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, जमहूरियत नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। में देखते रहिए ओमकार विजय यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।